आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए फाइनल यानी बीए अंतिम वर्ष में राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर जो आपके है इंटरनेशनल रिलेशंस यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसका दूसरा प्रश्न बैंक आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, तो सभी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी जो है इनका अध्ययन करें और इनको देखें ताकि समय पर आपका जो सिलेबस है हो जाए। यानी हम जो इकाई वार अपने लिए ये प्रश्न बैंक है, इकाई वार हमें अध्ययन करना चाहिए। ये फर्स्ट इकाई में से है और फर्स्ट इकाई में से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनका एक महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप निश्चित रूप से देखें, मेरे साथ बने रहें। इसी तरह के वीडियोस जो है आपके लिए आते रहते हैं। इसी के अलावा आपके लिए यहाँ पर चैनल पर बीए फाइनल तक के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए इंग्लिश, हिंदी, हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर, पर्यावरण, कंपटीशन की क्लास, ये गांधी जीवन और दर्शन, इनसे संबंधित जो लेसन्स है वो अपलोड किए जाते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी वीडियो बनता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे आराम से देख लें। यानी हमारा सिलेबस समय पर पूरा होना चाहिए। और वैसे भी आप जानते हैं कि एग्जाम्स जो है वो आते वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है थोड़े ही दिनों में, लगभग 4 महीनों 5 महीनों में आपकी एग्जाम है। तो उससे पहले पहले आपके पास सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूर्ण ज्ञान भी हो जाना चाहिए, ताकि आप जब ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, मैं एक राजनीति विज्ञान में मुझे अच्छा नॉलेज है। तो आइए आज के जो मुख्य प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न है कि विश्व इतिहास में यूरोपियन काल किसे कहा गया है। विश्व इतिहास में यूरोपियन काल, इसका उत्तर आप लिखने के लिए 1492 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज से लेकर के दूसरे विश्व युद्ध तक के काल को विश्व के इतिहास में यूरोपियन काल कहा जाता है। कोलंबस ने यानी अमेरिका की खोज की थी 1492 में, और उससे लेकर के दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर के 1945 के बीच में हुआ था, उस समय तो 1492 से लेकर के और 1945 तक के काल को हम कौन सा काल मानते हैं, यूरोपियन काल के नाम से जाना जाता है। इस युग में क्या है कि यूरोप में अभूतपूर्व वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति हुई और यूरोपियन राष्ट्रों ने विशाल साम्राज्य की स्थापना भी की। जैसा कि अपना देश जो है वो भी एक दूसरे देशों के अधीन था। तो एक यूरोपियन जो काल है वो इस 1492 से लेकर के 1945 तक का काल है वो माना जाता है। अमेरिका ने जापान के कौन से दो शहरों पर परमाणु बम गिराए। संयुक्त राज्य अमेरिका के वायुयान B-29 ने, वायुयान का क्या नाम था, B-29, जिन्होंने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अणुबम डाला था। इसी के साथ क्या हुआ कि अगले 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अणुबम डाला गया। और जब ये अणुबम डाला गया तो इससे विस्फोट से हिरोशिमा की 90% इमारतें हैं वो नष्ट हो गई। ये जो विस्फोट हुआ था यानी 6 अगस्त 1945 को, उसमें से क्या हुआ कि हिरोशिमा के 90% जो इमारतें थी वो नष्ट हो गई थी और लगभग 7.5 लाख यानी 7.5 लाख जो व्यक्ति है वो मारे गए थे। यानी कितना बड़ा नुकसान हुआ था। इसके अलावा आपके जैसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 193 है। और जब ये पूछा जाए कि जब ये यानी अक्टूबर 1945 में जब ये बना था तो उस समय कितनी थी, तो उस समय 1945 में थी 51। कितनी थी, 51। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ जिसको कहते हैं, यूएनओ की जो सदस्य संख्या है वो 51 से शुरू होकर के आज 193 देश है उसके सदस्य हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के लिए कौन कौन सी सैनिक संधियां अस्तित्व में। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 के मध्य, और उसके बाद में कौन कौन सी सैनिक संधियां हुई। उनमें से सैनिक संधियों में एक तो 1950 में नाटो संधि हुई थी, 1954 में शीटो हुई थी, वार्सा पैक्ट हुआ था, वार्सा पैक्ट, ये सैनिक संधियां हुई थी। कौन कौन सी, नाटो, शीटो और वार्सा पैक्ट, ये सैनिक संधियां हुई थी। साम्यवादी और पूंजीवादी देशों के बीच शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ, कब हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात, जर्मनी और जापान की पराजय के पश्चात, यानी दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात, यानी 1945 के लगभग जो है उसमें साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच शीत युद्ध प्रारंभ होता है। अगर प्रश्न आ जाता है कि शीत युद्ध क्या है, संक्षेप में लिखिए। शीत युद्ध 1950 से 1989 तक की काल अवधि में विश्व दो सशस्त्र शिविरों में विभाजित रहा। युद्ध समाप्ति के बाद
दो गुट जैसे पूंजीवादी और साम्यवादी देशों में बंट गया था। यानी ये जो समय था, इस समय में क्या हुआ कि जब दूसरा विश्व युद्ध हो गया था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में 1945 के बाद में विश्व है वो दो पूंजीवादी, दो देशों के, दो महाशक्तियों का दिन हो गया, जिसमें एक तरफ तो पूंजीवाद था, अमेरिका था, और दूसरी तरफ जो है साम्यवाद यानी रशिया था। तो पूंजीवाद गुट का नेता तो संयुक्त राज्य अमेरिका था और साम्यवाद गुट का नेता सोवियत संघ था। तो इन दोनों देशों ने पूरे विश्व पर अपना कब्जा कर रखा था। दोनों शिविरों के मध्य एक नवीन प्रकार के संबंध विकसित हो गए थे। उस संबंध को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी दोनों देश जो थे, उन दोनों देशों में कोई ऐसा नहीं है कि दोनों देशों की सेनाएं आपस में लड़ रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन 1950 के बाद इन दोनों देशों के बीच में एक तनातनी हो गई थी। एक दूसरे को क्या कर रहे थे, ये एक ऐसी स्थिति थी जिसमें दोनों पक्ष परस्पर शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध बनाए रखते हुए परस्पर शत्रु भाव रखते थे। यानी उनके दिमाग में कूटनीतियां थी और लेकिन शांति थी। यानी एक दूसरे से किस प्रकार बचा जाए और किस प्रकार एक दूसरे को की आर्थिक स्थिति को हानि पहुंचाया जाए, इस प्रकार के भाव रखते हुए जो संबंध विकसित किए गए थे, उनको शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। सशस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक दूसरे की स्थिति को दुर्बल बनाने के प्रयत्न करते रहते थे और यह एक कूटनीतिक युद्ध था। शीत युद्ध जो था वो एक कूटनीतिक युद्ध था। इसमें कोई दोनों देशों की सेनाएं आपस में नहीं थी, लेकिन एक दूसरे के लिए व्यापक, जैसे अपने देश का दूसरे देश को निर्बल बनाने के लिए, दुर्बल बनाने के लिए दूसरे देश के संबंध में जैसे अलग से प्रचार करना, अपनी सेनाओं का विकास करना। इसी प्रकार जैसे मान लो जैसे हथियार खरीदना, हथियारों को जमा करना। जब एक देश है वो हथियार जमा करता है, खरीदता है, तो क्या है कि दूसरे देश को ऐसा लगता है कि ये इस प्रकार के हथियार या सैन्य शक्तियों को क्यों बटोर रहा है, क्या कारण है। तो एक दूसरे को क्या है कि वो शक की दृष्टि से देखने लगे थे। तो ये युद्ध नहीं होकर के एक कूटनीतिक युद्ध था जिसको शीत युद्ध कहा गया। गुटनिरपेक्षता क्या है, देखिए गुटनिरपेक्षता पर टिप्पणी लिखनी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब नए संप्रभु राष्ट्रों का जन्म हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई राष्ट्र है वो स्वतंत्र हो गए, जैसे अपना भारत ही स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र हो गए तो उनमें से अधिकांश ने अपने को शीत युद्ध की खींचतान से दूर या निरपेक्ष रखने का निर्णय लिया और इसी को गुटनिरपेक्षता कहा जाता है। यानी स्वतंत्र राष्ट्रों का जन्म हुआ और वो स्वतंत्र राष्ट्र जो जन्मे थे या स्वतंत्र राष्ट्र जो बने थे, वो सारे राष्ट्र इन दोनों महाशक्तियों से अलग, दोनों में से किसी का भी पक्ष नहीं लेकर के निरपेक्ष रूप से क्या है कि वो इससे दूर रहने का निर्णय लिया था, जिसी को गुटनिरपेक्षता कहा जाता है। और इस गुटनिरपेक्षता की स्थिति में भारत ने सबसे ज्यादा मार्गदर्शन किया था और गुटनिरपेक्षता की आवाज भी बुलंद की थी। अब जैसे इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी जो है 7 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रेडियो के प्रसारण में कहा था। 7 सितंबर 1946 में जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जहां तक हो सके हमें इन विरोधी गुटों की शक्ति की राजनीति से दूर रहना है। और अभी वर्तमान में जो गुटनिरपेक्ष जो गठबंधन है या संघ है, उसमें लगभग 120 देश है वो शामिल है। कितने हैं? 120 देश शामिल है। इसी प्रकार का प्रश्न है कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के अंत का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के अंत का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। एक तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व की राजनीति बन गई, ठीक है। यूरोप अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र नहीं रहा। शक्ति संघर्ष की धुरी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के क्षेत्र की ओर बढ़ गई। तीसरी बात है कि उपनिवेशवाद के अंत से यूरोपीय राज्य राजनीति को सैनिक दृष्टि से कमजोर पड़ गए। जब उपनिवेशवाद का अंत हो गया, उपनिवेशवाद का अंत का अर्थ है कि जैसे कुछ यूरोपीय जो राष्ट्र थे, उन यूरोपीय राष्ट्रों के अधीन अलग अलग देश थे। जैसे अपना भारत भी जो था, जैसे इंग्लैंड का अधीन था, इसी प्रकार बहुत सारे देश जो थे वो उन यूरोपीय राष्ट्रों के अधीन थे। अब जब वो स्वतंत्र हो गए तो यूरोपीय राज्य जितने भी थे उनकी सैनिक और राजनीतिक शक्ति वो कमजोर हो गई थी। उपनिवेशवाद के अंत से कुछ नई महाशक्तियों की संभावनाएं बनी, जैसे भारत, चीन, ये भी एक नई महाशक्तियों के रूप में उभर कर आए। एशियाई और अफ्रीकी लोगों के उदय से यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति की मान्यताओं पर भी कुठाराघात हुआ। व्यवहारिक राजनीति में यूरोपीय शक्तियां अब एशियाई और अफ्रीकी राज्यों के मतों पर निर्भर हो गई और अब उपनिवेशवाद का अंत हो गया था। ये क्या है कि अगर मान लो इस प्रकार प्रश्न आता है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के अंत से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जो प्रभाव पड़ा था उसके बारे में।
इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख तत्व क्या है। दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर कौन कौन से तत्वों ने प्रभाव डाला। तो तत्वों में प्रभाव डालने वाले थे, एक तो सैनिक गुटबंदी थी, गुटनिरपेक्षता थी और साम्यवाद का विस्तार था। यानी साम्यवादी जो शासन व्यवस्था है या साम्यवादी जो व्यवस्था है, पद्धति है, उसका भी विस्तार हो गया। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का जन्म हुआ, क्योंकि जो स्वतंत्र हुए तो उन राष्ट्रों ने शीत युद्ध से दूर रहने का निर्णय लिया था। सैनिक गुटबंदियां होने लग गई थी। इसी प्रकार का जैसे प्रश्न आ जाता है कि यूरोप का समय बीत चुका है, ये कथन किसका है। ये कथन है एरिक फिशर का। किसका है? एरिक फिशर का। वार्सा पैक्ट का निर्माण कब हुआ? वार्सा पैक्ट का निर्माण हुआ था 14 मई 1955 को। सोवियत संघ और उसके साथ ही 8 देशों ने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया था। सोवियत संघ के साथ साथ उसके साथ ही जो 8 देश थे, उन देशों ने मिलकर के और वार्सा पैक्ट एक संधि बनाई थी। मार्च 1969 में पूर्वी एशिया में उसूरी नदी के टापू उसूरू क्या है? उसूरी नदी के टापू दमिश्क को लेकर कौन से दो देशों के बीच सैनिक मुठभेड़ हुई? एशिया में जो उसूरी नदी है और वहां पर जो दमिश्क टापू है, उसको लेकर के कौन से दो देशों के बीच मुठभेड़ हुई? और वो थे चीन और सोवियत संघ के बीच। मार्च 1969 में उसूरी नदी के टापू दमिश्क को लेकर के और उनके बीच में मुठभेड़ हुई थी, वो था चीन और सोवियत संघ। इसी प्रकार का प्रश्न है कि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख लक्षण क्या रहे। दूसरा विश्व युद्ध हो गया तो उसके बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्या लक्षण रहे? एक तो सैनिक संधियों का निर्माण हुआ, शीत युद्ध और साम्यवाद का विस्तार हुआ, यूरोपियन प्रभुत्व का अंत हो गया। ये 3 चीजें हैं वो मुख्य हो गई। कॉमन फॉर्म कब और किस देश की पहल पर बनाया गया? कॉमन फॉर्म संयुक्त संघ की पहल पर बनाया गया था और सोवियत संघ की पहल पर बनाया गया था, और वो बनाया गया था 1947 में। यानी सोवियत संघ की पहल पर कब बनाया गया था? 1947 में। इसी प्रकार सशस्त्र शांति का युग किसे कहा जाता है? देखिए, सशस्त्र शांति, शस्त्रों के साथ में शांति, वो कैसी है? जब सोवियत संघ और अमेरिकी कटुता ने संपूर्ण विश्व को 2 विरोधी गुटों में बांट दिया था। यानी एक साम्यवादी हो गया, एक पूंजीवादी हो गया। तब अंतरराष्ट्रीय मंच पर दोनों ही गुट एक दूसरे के विरुद्ध अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करने लगे। तो एक दूसरे को कूटनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और संभव हो तो सैनिक मोर्चों पर भी पराजित करने में संलग्न हो गए। अब क्या हुआ कि दोनों देश 2 देशों में बंट गए। अब जहां कहीं भी उनको मौका मिलता तो वो एक दूसरे को कूटनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सैनिक मोर्चों पर क्या है कि एक दूसरे को पराजित करने में लग गए थे। तो इससे क्या हुआ कि पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में एक भय, अविश्वास और तनाव का वातावरण बन गया था, जिससे विश्व एक बार फिर से संघर्ष की स्थिति में आ गया था और एक नए युग का आविर्भाव हुआ। उसे ही सशस्त्र शांति का युग कहा जाता है। यानी क्या है कि युद्ध की स्थितियां बनी हुई थी और विश्व में भय व्याप्त था, तो उसी को सशस्त्र शांति का युग कहा जाता है। हालांकि उसमें लड़ाइयां नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी क्या है कि भय था। इसलिए शीत युद्ध का अर्थ बताते हुए परिभाषित कीजिए। शीत युद्ध शब्द का प्रथम बार जो प्रयोग हुआ था 16 अप्रैल 1947 को बर्नार्ड एम बरूच ने किया था। और कहां किया था? दक्षिण कैरोलिन विधानमंडल में भाषण देते हुए। दक्षिणी जो कैरोलिन है, वहां के विधानमंडल में भाषण देते हुए उन्होंने इस शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था। शीत युद्ध जो है पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का एक नया रूप था। ये 2 विचारधाराओं का संघर्ष नहीं होकर के 2 बड़ी शक्तियों का आपसी संघर्ष था। ये कोई 2 विचारधाराएं नहीं थी, 2 महाशक्तियों के बीच में संघर्ष था। और शीत युद्ध शब्द से सोवियत संघ, अमेरिकी शत्रुतापूर्ण एवं तनावपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति होती है। जो ही शीत युद्ध शब्द हम लेते हैं तो सोवियत संघ और अमेरिका की शत्रुता और तनाव की अंतरराष्ट्रीय जो स्थिति है, उसका आभास होता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्व राजनीति की एक वास्तविकता है। इसके अंतर्गत वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध और कटुतापूर्ण संबंध है वो देखे गए थे। इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध के क्या क्या लक्षण थे? शीत युद्ध के अंदर क्या क्या हुआ? शीत युद्ध कोई सिद्धांत, 2 सिद्धांत नहीं, 2 बड़ी शक्तियों का यानी सोवियत संघ और अमेरिका का संघर्ष था। ये लक्षणों में शीत युद्ध में प्रचार प्रसार का महत्व था। ये एक वाक युद्ध था। ये शीत युद्ध के लक्षण है। प्रचार प्रसार ज्यादा कर रहे थे वो, और एक वाक युद्ध था, यानी एक दूसरे को यूं कह सकते हैं कि डायलॉग के माध्यम से जो है एक दूसरे को हराने का, एक दूसरे को भय में लाने का प्रयास कर रहे थे।
शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां व्यापक प्रचार प्रसार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियां, प्रादेशिक संगठन, इनकी स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगे रहे थे। दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों को शीत युद्ध कहा गया था। दोनों शिविर जो थे यानी साम्यवादी और पूंजीवादी, इन दोनों संबंधों के बीच में तनावपूर्ण स्थितियां थी, इसी को शीत युद्ध कहा गया। और इसे मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध भी कहा जाता है। अगर मान लो प्रश्न आ जाता है कि मस्तिष्क में युद्ध के विचारों का आश्रय देने वाला या युद्ध के विचारों का आभास दिलाने वाला कौन सा युद्ध है, और वो है क्या, कौन सा युद्ध है, शीत युद्ध कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, शीत युद्ध के प्रमुख कारण क्या है। शीत युद्ध के एक तो ऐतिहासिक कारण है। ऐतिहासिक कारणों में एक तो 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति थी, बोल्शेविक क्रांति को शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण माना जाता है, ऐतिहासिक कारण। दूसरा कारण था वित्तीय मोर्चे का प्रश्न। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी जनधन की क्षति पहुंचाई थी, तो सोवियत संघ के नेता जो स्टालिन थे, उन्होंने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी फौजियों के विरुद्ध एक दूसरा मोर्चा खोलने का अनुरोध किया, ताकि नाजी सेना जो है रूसी सीमा पर बड़ा दबाव है वो कम हो सके। यानी हुआ क्या कि दूसरा एक कारण था वित्तीय मोर्चे का प्रश्न। वित्तीय मोर्चे का प्रश्न यानी हिटलर ने सोवियत संघ को जनधन की हानि पहुंचाई थी। अब हिटलर ने हानि पहुंचाई थी तो सोवियत संघ के नेता थे जिनका नाम था स्टालिन, और स्टालिन ने क्या किया, यूरोप में नाजी फौजियों के विरुद्ध, यानी यूरोप में उन्होंने कहा कि नाजी जितनी भी सेना है, नाजीवाद है, उनके विरुद्ध एक इस प्रकार का मोर्चा खोला जाए, वहां पर सैनिक जो है जमावड़ा कर दिया जाए, ताकि क्या है कि रूस की सीमा पर जो दबाव पड़ रहा है वो कम हो जाए। तीसरा एक कारण था युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर था। अमेरिका और सोवियत संघ के युद्धोत्तर उद्देश्यों में भी भिन्नता थी। भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था। जर्मनी से सुरक्षा चाहता था वो, कि जर्मनी से उसे डर था कि जर्मनी कहीं अपने जो है आक्रमण नहीं कर दे। उससे बचने के लिए उसने क्या किया, यूरोप के जो देश थे उनको सोवियत संघ के प्रभाव में यानी अपने प्रभाव में ला करके और वहां पर भी अपनी सेना स्थापित करना चाहता था। इसका एक कारण है सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की एक अवहेलना भी थी। याल्टा सम्मेलन हुआ था 1945 में, और उसमें 1945 में एक तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल, इनके बीच में समझौते हुए थे, ठीक है। और उन समझौतों की अवहेलना के कारण भी शीत युद्ध की स्थितियां बनी थी। याल्टा सम्मेलन क्या है, इसके बारे में भी पहला वीडियो बना हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। चर्चिल ने अपने फुलटन भाषण में क्या कहा था, विंस्टन चर्चिल जो था, उन्होंने फुलटन में जो अमेरिका में है वहां पर 5 मार्च 1946 को एक भाषण दिया था, जिसमें चर्चिल ने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि बाल्टिक में स्टेटिन से लेकर के एड्रियाटिक में ट्रिस्टे तक, बाल्टिक में स्टेटिन द्वीप से लेकर के या स्टेटिन से लेकर के एड्रियाटिक द्वीप तक, एड्रियाटिक में जो ट्रिस्टे तक जो महाद्वीप में एक लो आवरण छा गया है, यानी यूं कह सकते हैं कि भय का वातावरण हो गया है। ये सभी प्रसिद्ध नगर और सोवियत क्षेत्र में बसने वाली जनता नहीं केवल सोवियत प्रभाव में है वरन सोवियत के नियंत्रण में भी है। यानी यहां पर क्या है कि सोवियत संघ का नियंत्रण हो गया है, और स्वतंत्रता की दीप शिखा प्रज्वलित करने और ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए आंग्ल अमेरिकी गठबंधन की आवश्यकता है। अमेरिका और इंग्लैंड जो है, इन्होंने कहा कि हमें एक इस प्रकार का गठबंधन करना चाहिए जिससे क्या है कि हम सोवियत संघ को भयभीत कर सके, सोवियत संघ को वहां से हटा सके। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी कब की थी। वो की थी जून 1948 में, और लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए। लंदन प्रोटोकॉल में यह था कि जो बर्लिन की है वो नाकेबंदी नहीं की जाएगी, लेकिन लंदन प्रोटोकॉल जो था उसका उल्लंघन किया गया और सोवियत संघ ने वहां पर नाकेबंदी कर दी। उम्मीद करता हूं आपके लिए ये प्रश्न अच्छे हैं और भी आप मेरे साथ बने रहेंगे। पूरे पाठ यदि आप देखने हैं तो पूरे पाठ भी आप जो भी पाठ आप देखना चाहते हैं वो पाठ आप लगाएं, और बाय DR लेक्चरर या बाय DR रोज जब आप करेंगे तो वहां पर आपको वो टॉपिक मिल जाएगा, उस टॉपिक पर अध्ययन आप कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।